करनी है? नहीं, वैसे आप इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग के बारे में बता दो कि यार वो करता क्या है जनरली। सर वो RH एंटीबॉडी को इनएक्टिव कर देगा। हाँ, वो RH एंटीबॉडी को वहां पे इनएक्टिव कर देगा, सो देयर विल बी नो चांस ऑफ दिस एंटीबॉडीज डूइंग एनी इश्यूज इन द फ्यूचर, राइट। बिल्कुल सही बात है। सो आप लोगों का कलेक्टिव आंसर यहाँ पे सही है, दैट्स व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है। जनरली सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान अगर RH नेगेटिव मदर है, RH पॉजिटिव बेबी है, तो क्या दिक्कत आ सकती है? व्हाट इज द इवेंट व्हिच इज हैपनिंग इनसाइड द मदर्स बॉडी ड्यूरिंग द सेकंड प्रेगनेंसी? ठीक है शिवानी, आप ट्राई करिए, बताइए। सर बेबी को जॉन्डिस और एनीमिया भी हो सकता है, और अगर खराब सिचुएशन में बेबी की डेथ भी हो सकती है। राइट, ये बात आपके यहाँ पे सही है। तो अंदर हो क्या रहा है, बॉडी के अंदर हो क्या रहा है, व्हाई इट इज ऑल हैपनिंग? सर जो मदर की बॉडी के अंदर RH एंटीबॉडीज होगी, वो RH एंटीजन मार देगी बेबी के बॉडी में। राइट, वो RH एंटीबॉडीज वहां पे ट्रैवल करके जाएंगी प्लेसेंटा से आपके बेबी की तरफ, एंड दे विल स्टार्ट किलिंग द RH एंटीबॉडी, RH एंटीजन ऑन RBC। ठीक है अक्षरा, बता दीजिए फटाफट, आप भी एक्सप्लेन कर दीजिए, चलिए। सर स्टार्टिंग से, बीच में से। सर जब उस लेडी की सेकंड डिलीवरी होगी तो जो RH एंटीबॉडी के अगेंस्ट जो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट जो अंदर एंटीबॉडीज हैं, वो प्लेसेंटा के थ्रू फिटस के अंदर जाना स्टार्ट कर देंगी और वो फीटल RBC को टारगेट करेंगी। राइट, एंड दैट इज समथिंग व्हिच कैन बी फेटल ओवर हियर। बिल्कुल सही, वेरी गुड, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपके सामने ये है यहाँ पे कि आपका ब्लड क्लॉटिंग कराने के लिए आपका कौन सा विटामिन आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? बताइए पूर्वा, ब्लड क्लॉटिंग के दौरान विच विटामिन प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल? नो पूर्वा हियर, अच्छा। किशोर आप बताइए, विच विटामिन प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द ब्लड क्लॉटिंग? विटामिन सी। नहीं। ऑलराइट, आई थिंक विटामिन की हमने बात की थी क्लास में, नहीं की थी हमने विटामिन की बात? सर नहीं की। नो सर। ओके, दैट वाज इन द फर्स्ट बैच। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नो इश्यूज। मुझे बताइए, अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए फटाफट कि आपका जो इंजर्ड टिश्यू होता है वहां से आपका क्या निकल के आता है? सो इंजर्ड साइड में से क्या निकल के आता है और प्लेटलेट्स आपका क्या रिलीज करते हैं? सो दैट इज समथिंग यू हैव टू टेल मी। सो नाउ प्लीज रेज योर हैंड, ट्राई टू एक्सप्लेन विद दिस। बताइए अपूर्वा, बताइए। सो व्हाट विल बी हैपनिंग फ्रॉम द इंजर्ड साइड से आपका क्या आएगा निकल के? सर थ्रोम्बोप्लास्टिन आएगा और प्लेटलेट से भी थ्रोम्बोप्लास्टिन आएगा, जिसे फैक्टर 3 बोलता है, और वो दोनों कंबाइन करके कैल्शियम आयन से कंबाइन करके वो प्रोथ्रोम्बिनेज बनाएंगे। फिर जब प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा तो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम उसमें यूज होगा, और फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन बनाने के लिए जो हमने प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाया था वो एज अ कैटलिस्ट यूज होगा। फिर ये फाइब्रिन जो है ये ओजिंग आउट ऑफ ब्लड को अवॉइड करने के लिए ब्लड वेसल से यूज होता है। राइट, सो फाइब्रिन, बहुत सही, बिल्कुल सही आंसर आपका है। फाइब्रिन विल नाउ गो and will attach itself to a certain site जहां से आपका ब्लड यूज आउट हो रहा था, so that is how it is going to work। बहुत सही, बहुत सही। ये बायंट वर्मा कौन है? ये हमारी ये होंगी समृति वर्मा फॉर श्योर। ऑलराइट, हाँ जी, गुड इवनिंग अर्पित एंड ऑल द पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड इन। चलिए देन आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं। अच्छा समृति वर्मा का है, हाँ वो समृति ठाकुर होंगे, या समृति ठाकुर माइट हैव जॉइंड। ओके चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द आगे कंटेंट। तो इतना हमने यहाँ पे देख लिया था, लेट्स सी आगे हमें यहाँ पे क्या देखना है। लेट्स हैव लुक एट दैट। हार्ट तो हम देखते हैं बाद में आराम से। तो यहाँ तक हमने बात देख ली थी, यहाँ तक आपने एक्स्ट्रा 10 मिनट रुक के आपने यहाँ तक वाली स्टोरी आपने यहाँ पे मुझे समझा दी थी, यहाँ तक आपने सब कुछ यहाँ पे देख ली थी। सो ये आप सीन की फाइब्रिन मेरा यहाँ पे क्या कर रहा है, फाइब्रिन जाके मेरा वहाँ पे अटैच हो रहा है एंड गोइंग टू इशू दैट कि वहां से ब्लड मेरा निकलना वहाँ पे बंद हो जाए। सो इतना आपने यहाँ पे समझ लिया था, राइट। एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि ये सब करने के लिए आप एक इंपॉर्टेंट विटामिन आपके यहाँ पे रोल प्ले करता है, एंड दैट इज माय विटामिन के। तो ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए कि आपका विटामिन के विल प्ले अ सुपर इंपॉर्टेंट रोल। विटामिन के जो आपका यहाँ पे होता है, ये एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ड्यूरिंग द ब्लड कोएगुलेशन। सो ब्लड कोएगुलेशन के लिए विटामिन के आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये आपके लिए नेसेसरी होता है। अगर ये आपकी बॉडी में बनना कम बंद हो जाए, देन दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। ठीक है, तो विटामिन के याद रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक मॉलिक्यूल आपका यूज किया जाता है ड्यूरिंग द ब्लड क्लॉटिंग, ये बात याद रखना। कैल्शियम आयंस तो हम यहाँ पे यूज करते हैं, कैल्शियम आयंस की तो जरूरत होती है, उनके अगर भी काम चलेगा नहीं। कैल्शियम आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द ब्लड, सो ब्लड में इनका होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना।
सो ये हम यहाँ पे देख चुके हैं, वी हैव सीन ऑल द प्रोसेस। आई होप ये प्रोसेस सबको यहाँ पे क्लियर है, जो लोग भी क्लास में थे लास्ट टाइम। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जो लोग नहीं लगा पाए थे किसी रीजन से, देन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप एक बार ये वीडियो देख लेना जाके क्लास की। ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बट इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस, ठीक है। So I think few of you are not there. I think Vanshika, Raksha and some other students were not there in the last class. Please एक बार जाके से देख लो, ठीक है। So it will be helpful for you to understand. अगर समझ नहीं आता, then you can always reach out to me. So हम देख सकते हैं उसे कैसे फिक्स करना है। So that is something we have done. हाँ, अब आप यहाँ पे एक चीज याद रखना, आपके ब्लड क्लॉटिंग करना जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। मतलब जो हमने यहाँ पे 3 स्लाइड में देखा, ये हमने बहुत सिंपल तरीके से देखा, या मैं कहूंगा इसे हमने बहुत ओवर सिंप्लीफाई किया। जनरली ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए यू नीड टू हैव 13 फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड। याद रखना, ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए यू नीड टू हैव प्रेजेंस ऑफ 13 फैक्टर्स। 13 फैक्टर आपके होते हैं। इन 13 फैक्टर्स की जरूरत होती है तब जाके आपका ब्लड क्लॉटिंग होता है, ठीक है। याद रखना, यू विल ऑलवेज हैव इन्वॉल्व ऑफ 13 फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड। 13 फैक्टर्स are involved in blood clotting, are involved in blood clotting. अब एक चीज आप यहाँ पे आ रखना कि जब हम 13 फैक्टर्स के हम यहाँ पे बात करते हैं, सो दीज आर माय लाइक फैक्टर्स, मतलब प्रोटीन फैक्टर्स को तुम ऐसे याद रखते हो एज अ प्रोटीन या सम मॉलिक्यूल जो हेल्प करता है आपका क्लॉटिंग कराने के लिए। सो 13 फैक्टर्स आपको चाहिए होते हैं तब जाके ब्लड क्लॉटिंग आपका होता है। सो यू कैन सी यहाँ पे रोमन नंबर में लिखे हुए फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3 ऐसे करके रोमन नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप एक चीज यहाँ पे याद रखना, अगर आपके ब्लड के अंदर आपका क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 एब्सेंट हुआ, अगर आपके ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 अगर आपका एब्सेंट होता है, ये बात दिमाग में बिठा लो। अगर आपके ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 जो आपका होता है यहाँ पे, दैट इज अ क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8, अगर ये आपका एब्सेंट हुआ, इसका नाम आपका यहाँ पे होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। इसका नाम यहाँ पे आपका होगा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। तो अगर आपके बॉडी के अंदर आपका एंटी हीमोफिलिक फैक्टर या क्लॉटिंग फैक्टर 8 अगर आपका एब्सेंट हुआ, अगर ये नहीं बन रहा आपकी बॉडी के अंदर, देन इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, देन इट कैन लीड टू अ सीवियर कंडीशन। देन यहां से आपकी एक सीवियर कंडीशन आपके यहाँ पे बन जाएगी, और वो सीवियर कंडीशन जो आपके यहाँ पे होगी, दैट इज कॉल्ड एज माय हीमोफीलिया, दैट इज कॉल्ड एज योर हीमोफीलिया। That person will be suffering with a condition called as hemophilia. इसे हम बेसिकली कहते हैं हमारा हीमोफीलिया ए। ये बात, इसे आप लेट इट सिंक इन योर ब्रेन दैट अगर आपके बॉडी के अंदर ये वाला फैक्टर नहीं हुआ, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 अगर आपका यहाँ पे नहीं होता आपके बॉडी के अंदर, देन यू विल बी सफरिंग विद हीमोफीलिया ए। द पर्सन विल बी सफरिंग विद हीमोफीलिया ए, राइट। अब याद रखना, कभी ऐसा नहीं होता कि आपके बॉडी में हीमोफीलिया मतलब पहले था अब नहीं है, राइट। मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि एंटी हीमोफिलिक फैक्टर या फैक्टर 8 आपके बॉडी में पहले बन रहा था अब नहीं बन रहा, ऐसा नहीं होता। अगर ये आपको बीमारी है, अगर ये कंडीशन है, इट इज देयर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द बर्थ। अगर ये कंडीशन आपको होती है, देन ये हो गया आपको राइट फ्रॉम द बर्थ, अगर नहीं है तो फिर नहीं है कभी भी, राइट। इसे हम इवन कहते हैं एज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। इट इज ऑल्सो, इट कम्स अंडर अ जेनेटिक डिसऑर्डर, it comes under genetic disorder। तो कई ऐसा हो सकता है कि कोई बेबी होगा और राइट फ्रॉम द बर्थ ही माइट नॉट हैव एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, आपको वहां पे काम नहीं कर रहा या है नहीं, बन नहीं रहा उसके बॉडी के अंदर, देन ही इज सफरिंग विद हीमोफीलिया। तो पहले तो आप इतनी बात यहाँ पे दिमाग में बिठाओ। सेकंड चीज याद रखना कि अगर किसको हीमोफीलिया है तो क्या हो सकता है वहां पे। समृति बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। सर इसमें फैक्टर 6 नहीं है, हाँ आपने नोटिस किया यहाँ पे, बहुत बढ़िया। यस, फैक्टर 6 नहीं है, वो डिस्कवर नहीं हुआ ना अभी तक, इसलिए वो अभी तक है नहीं, ये 11 फैक्टर है। सो वैसे अगर देखा जाए तो फिर आपके सिर्फ 12 ही होंगे, 13 लाइक यू वोंट हैव अ 13th वन, राइट। तो 6 वहां 6 फैक्टर आपके यहाँ पे है नहीं, सो जब डिस्कवर्ड होगा तो उसे वहां पे डाल देंगे। सो दे नो दैट देयर इज सम फैक्टर व्हिच विल बी डूइंग प्लेइंग अ रोल ओवर हियर, बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट फैक्टर राइट नाउ, सो इसलिए उसे ब्लैंक रखा हुआ है। वेरी गुड समृति वर्मा, लग रहा है आप नोट डाउन करो इन फैक्टर्स को, अच्छा है, किसने नोटिस किया, ठीक है। क्या रखना, दैट इज माय जेनेटिक डिसऑर्डर ओवर हियर, और ये चीज आप यहाँ पे रखना, दैट इज माय हीमोफीलिया। अब एक बात आप यहाँ पे याद रखना कि अगर किसको हीमोफीलिया होता है तो उसके अंदर आपको क्या सिम्टम्स आपको मिलेंगे देखने के लिए, व्हाट आर द सिम्टम्स विल गेट टू सी।
बेसिकली ऐसे पर्सन में एक बेसिक चीज आपको यहाँ पे क्या मिलेगी कि अगर उसे कोई कट लगा तो खून रुकना बंद नहीं होता. द पर्सन विल जस्ट कीप ऑन ब्लीडिंग. पर्सन विल कीप ऑन ब्लीडिंग एंड इट कैन बिकम फेटल. वो इतना ब्लीडिंग हो जाएगा कि वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. अब आपको अगर एक ब्लेड लग गया तो आपको इतना दिक्कत नहीं आता, खून निकलेगा फिर वो बंद हो जाएगा. पीपल सफरिंग विद हीमोफीलिया, उनके पास ये एडवांटेज नहीं होता. अगर उन्हें ब्लेड का भी कट लगता है देन ब्लीडिंग इतनी हो सकती है कि उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़े टू हैव द ट्रीटमेंट, और एल्स इट कैन बिकम फेटल. ब्लीडिंग ज्यादा हो गई तो फेटल हो सकता है. ठीक है, तो ये बात याद रखना. ये एक सबसे सिंपल बात आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता. ब्लीडिंग अगर चालू हुई देन यू नीड टू हैव मेडिकल अटेंशन और एल्स इट कैन बिकम अ लाइफ थ्रेटनिंग. सो ये बात पहले आप दिमाग में बिठाओ. क्या इतनी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ समझ आ रही है आप सबको यहाँ पे? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? अगर कोई सेंटेंस या टर्म समझ नहीं आ रहा है बता दो मुझे कि यहाँ पे सर ये वाली बात समझ नहीं आ रही. राइट, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी कि अगर आपका यहाँ पे फैक्टर 8 नहीं हुआ देन यू आर सफरिंग विद हीमोफीलिया ए. राइट, और अगर हीमोफीलिया ए से अगर आपको यहाँ पे कंडीशन अगर आपके यहाँ पे होती है दैट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर. दैट्स फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो. राइट, ब्लड क्लॉटिंग आपके यहाँ पे नहीं होता. सो देयर विल बी नो ब्लड क्लॉटिंग. सो नो ब्लड क्लॉटिंग इज सीन. No blood clotting will be seen, right? And the person will just keep on bleeding over there. तो ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिल जाती है. ओके, तो ये तो आपने यहाँ पे एक बात समझ ली. यहाँ पे एक और चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हो. देखा गया है पीपल सफरिंग विद हीमोफीलिया उनकी इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है. कई बार उनके बॉडी के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, और इंटरनल ब्लीडिंग अगर होती है तो पता है वो कैसे दिखेगा? मतलब आपका जो आपके एल्बोज होंगे, आपके जो नीज होंगे, वहां पे आपको रेडनिंग आपको दिखेगी. आपके एल्बोज और नीज के अंदर आपको वहां पे रेडनिंग आपको होते हुए आपको मिलती है वहां पे. दैट इज बिकॉज ऑफ द इंटरनल ब्लीडिंग. वहां पे इंटरनली ब्लीडिंग आपकी हो रही है और उसके से उस एरिया के अंदर आपको रेड हो जाता है. सो ये चीज आपको होते हुए मिलती है उनके अंदर एंड इट बिकम्स क्वाइट पेनफुल फॉर देम. सो पीपल सफरिंग विद हीमोफीलिया टेंड टू हैव जॉइंट पेन्स. जॉइंट पेन्स उनके बहुत कॉमन होते हैं. पेल्विक एरिया में पेन होना. सो इट्स लाइक क्वाइट पेनफुल. इट्स नॉट इवन लाइक कि सिर्फ ब्लीडिंग हो रहा है तभी उन्हें प्रॉब्लम आ रही है. इवन विदाउट दैट दे हैव अ वेरी पेनफुल like muscular pain, and joint pain is very common to them. तो ये बात भी आप कहीं ना कहीं याद रखना. You should also know this thing as well. So this is what you find happening in hemophilia. अब मैं सिर्फ यहाँ पे एक और चीज ऐड करूंगा, वो बात भी याद रखना. इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आप पढ़ोगे 12th के अंदर. इसलिए हीमोफीलिया इज मच मोर कॉमनली सीन इन द मेल्स देन द फीमेल्स. हीमोफीलिया आदमियों में या मेल्स में ज्यादा कॉमनली देखने के लिए मिलता है कंपेयर टू द फीमेल्स. तो ये बात है, इट इज मच मोर कॉमन इन मेल्स. तो अगर आप देखोगे पॉपुलेशन के अंदर most of the cases of hemophilia are going to be with the males. So males as affected individuals are common, right? Males are more affected. Females आपको मिल सकते हैं बट बहुत कम केसेस आपको मिलता है. काफी कम चांसेस होते हैं फीमेल के हीमोफीलिया होने के, बट आपको मिलते हैं केसेस. अब ऐसा क्यों होता है? आई समथिंग यू विल अंडरस्टैंड द 12th ग्रेड. वो अभी आप नहीं समझ सकते हैं तो उसको मैं इसलिए टच भी नहीं कर रहा यहाँ पे. राइट, बताइए हिम्मत सिंह क्या क्वेश्चन है आपका? हिम्मत सिंह बताइए. हिम्मत सिंह का माइक ऑन होने में काफी टाइम लग जाता है. बोलो बेटा बोलो. नहीं बेटा आपकी आवाज कट रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा. बोलो ना, आपका क्या सवाल है? सर जब किसी का हाथ कटता है तो इतना समझ आ रहा है? वरुण 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 रुको. इतना समझ आ रहा है पहले आपको? इतना बताओ बोले. ये इतना समझ आ रहा है आपको? यस सर. पक्का समझ आ रहा है? यस सर. फिर पूछो अपना क्वेश्चन. हाँ अब बोलो अपना क्वेश्चन बेटा, आप बताओ. सर जब किसी का हाथ कटता है तो सर उसमें भी इन्वॉल्व होगा सर होमोफाइलिया? हाँ, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर सारे इन्वॉल्व होते हैं. अगर आपका हाथ भी कट रहा हो तब भी वो अपनी कोशिश तो करते हैं ब्लड को रोकने की. अगर ज्यादा ज्यादा डीप कट हुआ तो शायद वो रोक ना पाए खुद से, बट प्रोसेस तो सेम ही रहेगा आपका बेटा. प्रोसेस तो आपको ये सारा सेम ही रहेगा. चालू हो जाएगा, ये सब इन्वॉल्व होंगे आपके वहाँ पे. ठीक है, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. सो इतनी बात सब लोग याद रखें. हाँ बेटा. सर शायद रिपीट करने के लिए बोल रहा था. कौन? हिम्मत सिंह? यस सर. यस सर. कौन सा पार्ट रिपीट करना है ये भी जरा बता दो उसके एंड से. सारा. ओहो सारा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. सारा. हाँ बेटा बोलो. हीमोफाइलिया से मतलब आगे. हाँ, ये इसको भी चाहिए होगा अभिषेक को पक्का. सो
पहली चीज याद रखना, सिंपल सी बात है आपके यहाँ पे याद रखना कि आपका फैक्टर 8 अगर आपके बॉडी में ना हो, ये क्लॉटिंग फैक्टर आपका ना हो, देन यू आर सफरिंग विद हीमोफीलिया। पहले तो इतना दिमाग में बिठा लो, अगर ये फैक्टर आपके बॉडी में नहीं होता, नहीं बनता, इस फैक्टर का नाम है आपके यहाँ पे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, या इसे फैक्टर 8 के तरीके से भी आप याद रख सकते हो। अगर ये बॉडी में नहीं हुआ, देन यू आर सफरिंग विद हीमोफीलिया ए, राइट। अगर आपको हीमोफीलिया ए हुआ है तो आपकी बॉडी में फिर क्या होगा? सिंपल सी बात याद रखना कि अगर आपको हीमोफीलिया ए अगर होता है किसी पर्सन को, देन उसके अंदर अगर कट लगने पे उसकी ब्लीडिंग वहां पे रुकती नहीं है, सो देयर विल बी नो ब्लड क्लॉटिंग विल बी हैपनिंग ओवर देयर। सो आपके ब्लड क्लॉटिंग आपके यहाँ पे नहीं होती, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। इसलिए ये एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे कंसर्न बन सकता है, क्योंकि अगर आपकी ज्यादा ब्लीडिंग अगर आपके वहां पे हो रही है, देन ये आपके लाइफ के लिए भी थ्रेटनिंग आपका हो सकता है। ठीक है, तो जनरली अगर ऐसा किसी को कट लगता है, देन दे हैव टू रश टू द हॉस्पिटल टू टेक सम ट्रीटमेंट, राइट। इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज यहाँ पे बता दी कि ऐसे लोगों के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग भी होते हुए आपको मिल जाती है, तो उनके जॉइंट्स के अंदर आपको पूरा रेड रेड स्किन आपको दिखेगा वहां पे, बिकॉज ऑफ द इंटरनल ब्लीडिंग, एंड दैट मेक्स इट क्वाइट पेनफुल एज वेल। तो ये आपको मिलता है देखने के लिए आपके हीमोफीलिया वाले अफेक्टेड इंडिविजुअल्स के अंदर। याद रखना, इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, दैट मीन्स ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई 15 साल की उम्र तक नॉर्मल है एंड देन ही सफरिंग विद हीमोफीलिया। अगर ये बीमारी हो रही है, अगर ये कंडीशन हो रही है, तो ये बचपन से ही होगी। ऐसा नहीं है कि मिड एज में आपको ये चालू होती है, इट विल बी देयर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली, राइट। एंड यहाँ पे देखा गया दैट मेल्स आर मच मोर कॉमनली अफेक्टेड देन द फीमेल्स। मेल्स आपके यहाँ पे ज्यादा कॉमनली आपके अफेक्टेड होते हैं देन द फीमेल्स। मेल्स के अंदर आपको कॉमनली मिल जाता है देखने के लिए, फीमेल्स के अंदर रेयरली आपको मिलती है कंडीशन होते हुए, बट मिल सकती है। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। ऐसा लाइक बायसनेस क्यों है अगर आप पूछोगे, तो वो हम 12th में आप सीखोगे वो चीज कि व्हाई यू हैव दिस डिफरेंस इन मेल्स एंड फीमेल्स। अभी नहीं देखना आपको ये चीज, ठीक है। सो इतनी बात आप यहाँ पे याद रखना, इतनी बात आई होप आपको यहाँ पे समझ आ रही है। तो क्या इतनी स्टोरी आप सबको यहाँ पे क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, लड़कियों को यहाँ तक सब समझ आ रहा है? यस सर। यस। अक्षरा ने बोल दिया दिल पे पत्थर रख के। बाकी लोग बेटा, बाकी लोग समझ आ रहा है नहीं आ रहा हीमोफीलिया वाली चीज? यस सर। कितना मतलब फोर्सफुली तुम लोग यस बोलते हो कि अरे चलो यार आगे बढ़ते हैं। Now, so that is going to be anti-हीमोफिलिक factor 8. Now there is one more factor which you have to know. It is going to be your factor 9. Factor 9 जो आपका होता है उसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ क्रिसमस फैक्टर। इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ क्रिसमस फैक्टर। अब क्रिसमस फैक्टर जो आपका यहाँ पे होगा, अरे समवन हैज अ क्वेश्चन, क्या हो गया? हिम्मत सिंह का क्वेश्चन है क्या? सर एनीमिया भी है क्या एक सिम्टम्स? नहीं बेटा, एनीमिया तो यहाँ पे नहीं होता सिम्टम इसके अंदर, बट एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग कैन लीड टू एनीमिक कंडीशन। हो गया है ही कुछ और भी कुछ रिपीट कर किशोर, ठीक है। सो नाउ यू हैव अ फैक्टर 9, दैट इज माय क्रिसमस फैक्टर। अब क्रिसमस फैक्टर जो आपके यहाँ पे होता है, अगर ये आपके बॉडी में एब्सेंट हुआ, अगर ये बॉडी में नहीं होता फैक्टर 9, देन द पर्सन इज सफरिंग विद हीमोफीलिया बी। देन द पर्सन इज सफरिंग विद योर हीमोफीलिया बी। अब याद रखना, हीमोफीलिया बी इतना सीवियर नहीं होता कंपेयर टू हीमोफीलिया ए, तो इसलिए इसके तरफ इतना अटेंशन दिया नहीं जाता। बट ये भी आप याद रख सकते हो, ये भी आप याद रखना कि अगर फैक्टर 9 नहीं हुआ, देन द पर्सन विल बी सफरिंग विद हीमोफीलिया बी। तो हीमोफीलिया ए और बी याद रखना, सी भी होता है, इतना तुम्हें याद नहीं रखना अभी के टाइम पे, वो तुम अपना डॉक्टर बनने के बाद पढ़ोगे। बट ये दो चीजें याद रख लेना, राइट। दे कैन बिकम अ पोटेंशियल क्वेश्चन, तो ये याद रख लेना, राइट। So this is what you have to know about the clotting factor, and they're all important for the process of your bleeding. और तुम लोग सवाल पूछोगे, मेरा चैप्टर आगे बढ़ेगा नहीं, so that is something you have to know. चलो वरुण आखिर में देखते बेटा, आखिर में ये तुम्हें अगर इसके बारे में पूछना हो ना, I hope इतना समझ आ गया, that's enough. Then we can take that question in the last, right after the lecture. चलिए कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 39. ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को and please raise your hand to answer this question. Have a look at this question, raise your hand and try to answer this question. Proper. All right. So कुछ लोगों ने यहाँ पे हैंड रेज किया हुआ है। बताइए अपूर्वा, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी। ऑप्शन बी कह रहे हो अपूर्वा आप यहाँ पे। पुनीत आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। क्या आवाज काफी अलग लग रही है। सर अक्षरा ऑप्शन बी। सर बी। राइट, बी इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप की मैरिज अवॉइड करनी चाहिए जहां पे लड़का हो आपका आरएच पॉजिटिव एंड लड़की हो आपकी आरएच नेगेटिव, राइट।
So there is a chances of having like second pregnancy के दौरान आपके issues आपके यहाँ पे आ सकते हैं. So they are talking about the erythroblastosis fetalis. So yes, option B becomes my correct answer. Right. Then question number 1 यहाँ पे ध्यान से देखिए question को and then raise your hand and then try to answer this. Fibrinogen is converted into fibrin by the help of what? फटाफट हैंड रेज करिए, चलिए जल्दी बताइए अश्वानी क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए. अश्वानी यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहा है. यहाँ पे हिम्मत सिंह आपको क्या लग रहा है? अच्छा उनकी आवाज ठीक है वहां पे. ओके बाकी लोग बेटा, बाकी लोग भी तो आंसर दे सकते हैं, ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, ये सब वी हैव डन इन द लास्ट क्लास. बताओ समृति क्या होगा इसका आंसर? सर थ्रोम्बिन. ऑलराइट वरुण आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन 1 एक. So option 1 is going to be a correct answer. Thrombin is the correct answer over here. Yes, fibrinogen is converted to fibrin with the help of the thrombin. So that is going to be a correct answer. चलिए बाकी लोग भी बेटा, बाकी लोग भी like pay attention and try to answer this. Which of the following is the artificial anticoagulant? Which of the following is going to be the artificial anticoagulant? कौन सा इनमें से रहेगा? Again देख लो ध्यान से and then try to answer this. हर्षिता बताइए. डी. हर्षिता यहाँ पे ऑप्शन डी कह रहे हैं. राइट अनुराधा आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी EDTA. ठीक है, और ये अगर EDTA में नहीं डालता तो क्या होता अनुराधा? सर ब्लड. बोलो बोलो क्या होता? मैंने टेस्ट ट्यूब ली, मैंने EDTA नहीं डाला उसके अंदर, मैंने डायरेक्ट ब्लड उसके अंदर डाल दिया, फिर क्या होता? सर ब्लड जो है सर उसकी क्लॉटिंग हो जाती है. ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, बिल्कुल सही. सो EDTA इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर. ब्लड की मेरी वहां पे क्लॉटिंग हो जाती. ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को. टेक योर टाइम, टेक योर 30 seconds and then try to answer this. Which is the correct order in which protein participate in clotting of the blood? कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर रहेगा जहाँ पे आपका प्रोटीन पार्टिसिपेट कर रहा है आपके ब्लड क्लॉटिंग के लिए? सो देख लीजिए ध्यान से. टेक योर टाइम एंड देन ट्राई टू आंसर दिस. चलिए 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 समृति ठाकुर बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी. ऑप्शन बी आप यहाँ पे कह रहे हो. पुनीत आपको क्या लग रहा है? B. ऑलराइट देन वी कैन टेक दिवांशु. आपको क्या लग रहा है? So option B. राइट ऑप्शन बी आप लोग का यहाँ पे सी आंसर है. सो अगर हम करेक्ट पार्टिसिपेशन अगर देखें यहाँ पे ऑर्डर में तो यस इट इज माय थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिनेज, देन फिर आपका आता है प्रोथ्रोम्बिन एंड देन योर थ्रोम्बिन. दैट्स हाउ दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट. सो यस ऑप्शन बी बनेगा मेरे यहाँ पे करेक्ट आंसर. अच्छा आज की क्लास में वी डोंट हैव गणेश राइट? गणेश नहीं है ना क्लास के अंदर? एक बार चेक करना. इज गणेश इन द क्लास? नो नॉट देयर. ऑलराइट ठीक है. देन वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर 40 ओवर हियर. ध्यान से देखिए एंड देन ट्राई टू आंसर दिस. व्हिच सब्सटेंस इज रिलीज्ड बाय द थ्रोम्बोसाइट व्हाइल इनिशिएटिंग द ब्लड क्लॉटिंग रिएक्शन? ध्यान से देखिए एंड प्लीज टेक एवरीवन टेक योर टाइम एंड देन ट्राई टू आंसर दिस. अश्वानी क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी. क्या बात है अश्वानी. हिम्मत सिंह आपको क्या लग रहा है? हिम्मत सिंह का नेटवर्क इशू है अच्छा वाला. ठीक है चलिए अपूर्व आप बता दीजिए फटाफट क्या होगा इसका आंसर? सर डी बोल रहा है ऑप्शन. अच्छा अच्छा हिम्मत सिंह भी डी कह रहा है. ठीक है हिम्मत सिंह के फ्रेंड हेल्प कर रहे हैं आंसर पहुंचाने के लिए. राइट सो ऑप्शन डी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही ऑप्शन डी मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. राइट थ्रोम्बोप्लास्टिन आपका आ रहा होता है आपके थ्रोम्बोसाइट्स में से भी एंड इवन फ्रॉम द इंजर्ड टिश्यू यही आपको वहां पे आ रहा होगा. सो यस दिस बिकम्स माय करेक्ट आंसर ओवर. बेटा बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करिए. वी हैव सो मेनी पीपल. आकृति. अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूंगा शिविका, आकृति एंड ऑल द पीपल इन द क्लास जो मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ आपको, क्या आपको भी वो स्पीड चलेगी या मैं थोड़ा स्लो हो जाऊं? आर यू एबल टू लाइक हैव अ ग्रिप ऑन द टॉपिक जो मैं करा रहा हूँ, या मैं आप चाहते हो कि थोड़ा स्लो हो जाऊं मैं पढ़ाने के लिए? नहीं सर ठीक है. मैं बाकी सबसे पूछना चाहूंगा लाइक काजल, सचिन, रक्षा, शशि, सिया. सिया बेटा आपकी फ्रेंड महक नहीं है आज. सो आप सबसे मैं पूछना चाहूंगा लाइक इज इट ओके? लाइक बता दो, बोल दो कि सर थोड़ा स्लो हो जाओ, कोई बात नहीं. बता सकते हो आप? बताइए स्लो रखना है या थोड़ा वैसा चलेगा वैसे चलेगा आपको?
No one is saying anything. सर अब तो आदत पड़ गई है। चलो सर ठीक है ऐसे। सर इतनी स्पीड ठीक है। ठीक है, तो ऐसे बोल दिया करो, बिकॉज कई बार बच्चे आंसर नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद समझ नहीं आ रहा, राइट, स्पीड में पढ़ा दिया। सो प्लीज लेट मी नो अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो। अरे बोल देने का, सर समझ ही नहीं आ रहा, बोल दिया करो, राइट। सो क्लियर कट रहेगा ना, तो हम लोग रिपीट कर देंगे। इरिथ्रोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन, इरिथ्रोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन, सो इसका आंसर क्या लग जाएगा यहाँ पे हर्षिता? सी। हर्षिता सी कह रही है। वरुण तुम्हें क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। कितना टाइम लेते हो? ठीक है, समृति वर्मा? सर सी। सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। समृति वर्मा, येलो बोन मैरो मेरा कब इन्वॉल्व होगा? येलो बोन मैरो मेरा इन्वॉल्व कब होता है समृति वर्मा, बताइए। सर येलो बोन मैरो हो जाता है कन्वर्ट रेड बोन मैरो में। कब होता है, कब होगा? ओ एनीवन एल्स? पुनीत आप बताइए, येलो बोन मैरो रेड बोन मैरो में कब कन्वर्ट होगा? सर जब इंजरी वगैरह कुछ हो। हाँ, सो व्हेन आई हैव अ प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, अगर मेरी यहाँ पे हो रही है बॉडी के अंदर, मेरी एक्सीडेंट हो गया, ब्लीडिंग हो रही है, तो वो टाइम पे मेरा येलो बोन मैरो विल कन्वर्ट टू रेड बोन मैरो एंड देन इट विल स्टार्ट मेकिंग द ब्लड सेल्स। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर देयर। तो प्लीज ये बात भी याद रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए कि को चीजें क्यों हो रही है, राइट। जहां पे आपको पता लगने की ये मौका मिलता है ना कि चीजें ऐसी क्यों चल रही है, यू शुड नो दैट ऑलवेज। ये बात रखना, ऐसे ही मतलब याद मत करना, सब लोग समझ लेना। ये दो क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे, ये मैं एज अ होमवर्क रख देता हूँ आपके पास। दे आर लाइक लेवल 2 के क्वेश्चन है आपके यहाँ पे। मैं देखता हूँ आप में से कितने लोग इसे कर पाएंगे, करके आपको इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये करने के लिए तो बहुत भी तरीके होते हैं क्वेश्चन के आंसर निकालने के, बट यू हैव टू एक्सप्लेन दैट। एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बेटा एक्सप्लेन अच्छे से। यस सर, अच्छे से करेंगे। वो भी हिंदी में, इंग्लिश में नहीं। यस सर, हिंदी में। हाँ, वो भी स्लोली। यस सर, सुनो। ठीक है, चलो देन लेट्स स्टार्ट विद द सर्कुलेटरी सिस्टम ओवर हियर। चलिए इस पे हम जंप करते हैं ना। सो यहाँ पे हमारा ब्लड वाला पार्ट हमारे यहाँ पे खत्म हो चुका है। सो वी हैव सीन द ब्लड वाला पार्ट, वी हैव सीन कि ब्लड के अंदर आपकी क्या क्या चीजें आती है, एंड वी हैव आल्सो सीन द ब्लड क्लॉटिंग एंड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलाइसिस भी हमने यहाँ पे देख लिया है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स वी हैव सीन। एंड एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, अगर ये जो हमने टॉपिक्स किए थे आखिरी 2-3 टॉपिक, इनमें से कोई पार्ट है जो आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझे बता सकते हो अभी भी कि सर ये वाला पार्ट रिपीट कर दो। इज देयर एनी पार्ट व्हिच इज स्टिल नॉट क्लियर टू एनीवन ऑफ यू? नथिंग, सब ठीक है। ऑलराइट देन लेट्स स्टार्ट विद दिस सर्कुलेटरी पाथवे ओवर सर हीमोफाइल्स वाला बता दोगे एक बार? हीमोफाइल्स नहीं, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक बीमारी होती है बेटा, उसमें क्या जानना है ये बता दो आप। सर क्या होता है सर, ये बता दो बस। कुछ नहीं, कट लगे तो ब्लीडिंग रुकती नहीं उसके अंदर, खत्म। ओके, यही तो बताया था थोड़ी देर पहले। ध्यान क्या होता है बेटा आपका? वरुण पढ़ाई पे ध्यान दो, क्या कर रहे हो आप? सर बीच में सर। नहीं 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 नहीं, नेटवर्क के ऊपर हर चीज मत डालो कि सर नेटवर्क नहीं था, ये नहीं चलेगा। सर नेटवर्क नहीं। नहीं नहीं नहीं, बीच में अटेंशन जा रहा है, इधर उधर मत देखो, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो लेट्स स्टार्ट विद द सर्कुलेटरी सिस्टम ओवर हियर। इट विल हैव टू पार्ट्स। इट विल हैव टू पार्ट्स, यू हैव अ ओपन वन एंड यू हैव अ क्लोज्ड वन। सो ये आप जानते ही, हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था दैट सर्कुलेटरी सिस्टम विल हैव टू लाइक टाइप्स, यू हैव अ ओपन टाइप एंड यू हैव अ क्लोज्ड टाइप। इसको देख लेते हैं हम लोग आगे। ओपन टाइप जो आपका यहाँ पे होता है, उसमें क्या होता है कि आपका ब्लड वेसल के थ्रू आपको मूव नहीं कर रहा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर रखना दैट ब्लड इज नॉट मूविंग बाय अ ब्लड वेसल। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्लड या हीमोलिम्फ जो आपका यहाँ पे होता है, इट इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स डायरेक्टली बाथ इन इट। मतलब ये आपका हार्ट से निकलेगा ब्लड आपका, और डायरेक्टली टिश्यूज और सेल्स के साथ जाके मिल जाएगा, या सारा का सारा सप्लाई आपका जो टिश्यू या सेल के तरफ जो आपको करना पड़ेगा न्यूट्रिएंट्स का, वो ब्लड डायरेक्टली कर देता है। मतलब ब्लड मिक्स हो जाता है बिल्कुल टिश्यूज और ब्लड सेल के साथ जाके। सो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे कि आपका पूरा जो ब्लड है आपका यहाँ पे ब्लड वेसल में मूव नहीं कर रहा, इट इज एक्चुअली मूविंग थ्रू आउट द चेम्बर, द ओपन कैविटी या ओपन चेम्बर से फ्लो करेगा, और सीधे की सीधे आपका ब्लड आपका मिक्स होगा जाके आपके टिश्यूज के साथ और आपके सेल्स के साथ, डायरेक्टली उन्हें वो सप्लाई करेगा न्यूट्रिएंट्स को, राइट। सो ब्लड कम्स डायरेक्टली टू द टिश्यूज। टिश्यूज एंड ऑर्गन आर डायरेक्टली बाथ इन द ब्लड, सो डायरेक्टली इनको ब्लड सप्लाई डायरेक्टली मिल जाता है, कोई ब्लड वेसल यहाँ पे आपकी इन्वॉल्व नहीं होती, एंड ब्लड एंड यहाँ से ब्लड निकल के वापस आपका जाएगा आपके हार्ट की तरफ। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड इन द ओपन सर्कुलेशन।
ये चीज आप पहले भी आप देख चुके हो। मुझे आप बताइए एग्जाम्पल, ओपन सर्कुलेशन के एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बन जाएंगे, कौन से एनिमल्स में मिलेगा मुझे देखने के लिए? आर्थ्रोपोडा मोलस्का आर्थ्रोपोडा वेरी गुड, Arthropoda. एंड योर मोलस्का, बिल्कुल सही। They are the one which are going to be having the open circulatory system, except octopus. इन सब के अंदर आपको open circulatory system देखने के लिए आपको मिल जाता है. So you can see the example. You have Arthropoda, mollusca, and even your Echinodermata will have the open circulatory system. उसके साथ साथ even the tunicates, Urochordata. याद करिए Urochordata हमने देखा था. They will have your notochord in the tail part. They have a notochord in the tail वाला part के अंदर वो थे मेरे यूरोचॉर्डेटा. They will also have the open one. So lower chordates में आपको मिलेगा देखने के लिए, बाकी सब के अंदर आपको मिलता है आपका लाइक क्लोज वन. सो बस ये सब है आपके यहाँ पे जिनके अंदर आपको मिलता है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हमने पढ़ा था कॉकरोच के अंदर. कॉकरोच इज एग्जांपल व्हिच वी हैव स्टडीड. देन यू हैव द क्लोज्ड वन. क्लोज्ड वन आपका होता है आपका जहाँ पे आपके वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं, वेयर यू हैव द आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होगी. सो आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज यहाँ पे आपकी इन्वॉल्व होती है और यहाँ से आपका ब्लड आपका सर्कुलेट किया जाता है, यहाँ से आपका ब्लड थ्रू आउट द बॉडी आपका भेजा जाएगा. तो देखा जाए ना तो ज्यादा एफिशिएंट ये होता है, ये बात याद रखना. अगर आप कंपेयर करोगे, अगर आप दोनों को कंपेयर करते हो तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज मच मोर एफिशिएंट देन द ओपन वन. ठीक है, यहाँ पे ब्लड फ्लो काफी बेटर तरीके से होता है और यहाँ पे आपका ब्लड का स्पीड भी ज्यादा होता है फ्लो करने का, प्रेशर भी अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर भी अच्छा होता है. सो इट इज गोइंग टू बी मच मोर एफिशिएंट. याद रखना ये आपका ज्यादा एफिशिएंट होता है कंपेयर टू द ओपन वन. दिस इज गोइंग टू बी मच मोर एफिशिएंट कंपेयर टू द ओपन वन. अब आप जानते हो ये आपको मिलेगा होते हुए आपके कॉर्डेट्स के अंदर एंड इवन इन योर एनेलिडा. सो एनेलिडा जहां पे आपके एग्जांपल आपके आ जाते हैं अर्थवर्म, कॉकरोच, सॉरी अर्थवर्म, नेरिस एंड लीच आपके एग्जांपल रहते हैं. इनके अंदर आपको मिल जाएगा एंड अलोंग विद दैट यू विल फाइंड यू हैव योर कॉर्डेट्स जिनके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है. बताइए समृद्धि वर्मा क्या है क्वेश्चन आपका? समृद्धि वर्मा बताइए. तो गलती हो गया था. ठीक है. So annelids and chordates will have the closed circulatory system. हम सबके अंदर आपका होगा higher chordates will have the closed circulatory system. So this is what you have to know about the examples and the closed one, right? ये डिफरेंस है दोनों के बीच में. तो दो तीन डिफरेंस की तरफ हम ध्यान देंगे जो मैंने मेंशन नहीं किए थे. स्पीड आपकी यहाँ पे काफी कम रहती है ओपन के अंदर. ओपन के अंदर स्पीड आपकी बहुत स्लो रहती है ब्लड के फ्लो होने की. ब्लड प्रेशर भी आपका यहाँ पे कम रहता है, राइट? ओपन में अगर आपका ब्लड फ्लो कर रहा है तो आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पे ज्यादा बनता नहीं है और ये ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता. Is going to be less efficient, right? On the other hand, अगर मैं क्लोज की बात करता हूँ तो पहला स्टेटमेंट तो हम लोग पढ़ चुके हैं. स्पीड इज मच मोर हायर. स्पीड आपके यहाँ पे काफी ज्यादा होती है. ब्लड प्रेशर भी आपके यहाँ पे ज्यादा होता है. ब्लड प्रेशर भी आपको जो यहाँ पे रहेगा वो आपके यहाँ पे थोड़ा ज्यादा रहेगा एंड इट इज गोइंग टू बी मच मोर एफिशिएंट और ये आपका काफी ज्यादा एफिशिएंट होगा. सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू नो, दिस इज गोइंग टू बी मच मोर एफिशिएंट. ठीक है. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज बताना चाहूंगा कल के लिए. कल का हमारा एक क्लास होगा सुबह 7 से लेके 8:30 के बीच में. सबको बता रहा हूँ मैं ये बात. एंड कल हम लोग करेंगे हमारा पेपर डिस्कशन जो संडे को हुआ था. तो सब लोग सुबह 7 बजे रेडी रहिएगा. सुबह 7 बजे हम लोग मिलेंगे. लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ. सो वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑफ द पेपर जो संडे को हुआ था. सो ये सब उनके लिए बता रहा हूँ जो लोग लेट ज्वाइन किए थे क्लास के अंदर. सो वी विल बी मीटिंग इन द मॉर्निंग एट 7 AM. बताइए वरुण क्या चाहिए आपको? सर कौन से वाला संडे सर, इस वाले का सर या पहले वाले का? नहीं, ये वाले संडे का, ये वाले संडे का, ये वाले संडे का. ठीक है, जो अभी भी हुआ ना फुल टेस्ट उसका, उसके लिए करेंगे हम डिस्कशन. सो ये याद रखना. नाउ यू हैव अ हार्ट एंड देयर चेंबर्स. अब मैं आपके सामने कुछ एनिमल्स के नाम लूंगा, आप मुझे बताना उसके अंदर कितने चेंबर हार्ट होता है. मुझे बताइए फ्रॉग के अंदर कितने चेंबर हार्ट आपको मिलेगा? 3 chamber. Ring chamber. सैलामेंडर? 2 chamber. गलत आंसर है. सोच समझ के आंसर दिया करो. क्या होगा इसके अंदर आंसर? 3 चेंबर होगा ये भी. सैलामेंडर क्या होता है? रेप्टाइल होता है या बर्ड होता है? क्या होता है ये? क्या होता है ये? वापस बोलना. Amphibian. एम्फीबियन होता है ये. दिस इज गोइंग टू बी एम्फीबियन. Only one of you knows things correctly. Then you have घर की छिपकली, हाउस गेको. उसमें कितने चेंबर हार्ट मिलेगा मुझे? 3 chambered.
अगेन इट विल बी माय 3 चेम्बर्ड हार्ट। बेटा रेप्टाइल्स में सबके अंदर 3 चेम्बर्ड होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, सबके अंदर आपको 3 चेम्बर्ड हार्ट मिलेगा देखने के लिए। देन टेल मी डक बिल प्लैटिपस। 4 chambered. 4 डक बिल प्लैटिपस। बाकी लोग को क्या लगे डक बिल प्लैटिपस किसके अंदर आता है, एम्फीबियन में आता है या फिशेस के अंदर आता है? Mammalia. Yes, mammalia, and that will be having the 4 chambered heart, right? एक और एग्जांपल आपको पूछना चाहूंगा यहाँ पे, गार्डन लिजार्ड, गिरगिट जो आपको मिलता है गार्डन में भागते हुए। 4 Chambered. 4 सर 4। वरुण यार तुम यार पढ़ाई पे ध्यान दो यार, ज्यादा कुछ भी आंसर देते हो आप। बिल्कुल पढ़ाई आपकी बंद हो चुकी है बेटा, बिल्कुल पढ़ाई आप कर नहीं रहे सही से। बाकी लोग बताइए बेटा क्या होगा इसका आंसर, गार्डन लिजार्ड का क्या होगा? 3 chambered. 3 चेम्बर्ड ना, आप लोग इतना क्या सोच रहे हो? अगर वो रेप्टाइल है तो 3 चेम्बर्ड ही होगा, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल सारे रेप्टाइल्स के अंदर आपको 3 चेम्बर्ड हार्ट आपको मिलता है देखने के लिए। एंड इफ आई आस्क यू अबाउट द शार्क, शार्क में कितना होगा? 2 chambered. शार्क विल हैव 2 चेम्बर्ड हार्ट। Apparently आप लोग के आंसर देख के लग रहा है only few of you are like super serious about NEET exam। बाकी लोग जो याद आ रहा है वो बता रहे हैं बिना सोचे हुए। So याद रखना, fishes will have a 2 chambered heart, amphibian will have a 3 chambered heart, reptiles will have a 3 chambered heart except crocodile will have 4, बाकी सबके अंदर 3 ही रहता है। Then birds and mammals will have a 4 chambered heart। This is something we have already done animal kingdom के अंदर, still you don't remember। So this is what you have to know। याद रखना, this is the table which you have to remember, कितने चेम्बर्ड हार्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे, राइट? फिशेस विल हैव 1 आर्टरिया 1 वेंट्रिकल, एम्फीबियन विल हैव 2 आर्टरिया 1 वेंट्रिकल। सेम चीज आपको मिलती है रेप्टाइल्स के अंदर, 2 आर्टरिया सिंगल वेंट्रिकल। क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, they will have 2 arteria and 2 ventricles over here, and then you have your mammals and birds which are going to be having the 2 arteria and 2 ventricles। ठीक है, हमारी कहानी होगी ह्यूमन हार्ट के साथ। ह्यूमन हार्ट को हम सीखेंगे समझेंगे यहाँ पे, so that's something we'll try to understand and we'll try to understand everything here। So now let's talk about the human heart। अगर मैं ह्यूमन हार्ट की बात करता हूँ, you know study of heart is called as my cardiology, ये बात तो आप सब लोग जानते हो। Study of heart is going to be called as my cardiology, जो आपका 3 साल का MD होता है MBBS के बाद। बड़ी दूर की बात हमने कर ली, उसके लिए आपको नीट PG भी क्रैक करना पड़ेगा, बहुत ही दूर की बात कर ली हमने अभी। अच्छा, so now you have something like your cardiac muscle। Now you have something like your cardiac muscles। कार्डियक मसल्स जो आपके होते हैं ना, इसके बारे में कुछ चीजें हमने पढ़ी थी चैप्टर 7 में, तो वही मैं आपसे जानना चाहूंगा। मुझे ये बताइए कि कार्डियक मसल जो आपके होते हैं, क्या इसके अंदर मुझे स्ट्रेटिएशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? Yes sir, मिलेगा। Yes। You will have स्ट्रेटिएशन। स्ट्रेटिएशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बिल्कुल क्लियर कट। आपको बैंडिंग पैटर्न आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। मुझे बताइए कार्डियक मसल के अंदर क्या ये फटीग होते हैं या नहीं होते हैं? नो सर, नहीं होता। राइट, दे डू नॉट अंडरगो फटीग, सो नो फटीग। यहाँ पे आपको फटीग होते हुए ये नहीं मिलेंगे, मतलब थकते हुए आपको ये नहीं मिलेंगे। बचपन से लेके लाइफ के एंड तक ये लोग काम करते हैं, राइट? दे विल नॉट अंडरगो फटीग, राइट? कार्डियक मसल्स के बारे में एक और बात याद रखना, दे विल हैव प्रेजेंस ऑफ समथिंग लाइक योर इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क, ये सब आपको याद होना चाहिए। ये सब हमने किया था चैप्टर 7 के अंदर। ऐसा मत करो कि चैप्टर हो गया सब खत्म हो गया हम भूल गए, वैसा मत करना। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स, राइट? तो चलिए फिर देखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द हार्ट एंड व्हाट आर द थिंग्स आई गेट टू सी इन द हार्ट, उसको हम यहाँ पे समझते हैं। सी, हार्ट के बारे में एक चीज याद रखना, दैट हार्ट विल हैव अ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग। सो ह्यूमन हार्ट इज ऑलवेज गोइंग टू हैव अ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग। तो इसके अंदर आपको मिलेगी आपके यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन कवरिंग। यू विल हैव योर डबल मेम्ब्रेन कवरिंग, और जो डबल मेम्ब्रेन कवरिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड एज माय पेरिकार्डियम। दैट इज कॉल्ड एज योर पेरिकार्डियम। तो एक ये बात आप यहाँ पे आ रहे हो, दैट यू हैव अ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग एंड दैट इज कॉल्ड एज माय पेरिकार्डियम। एक ये चीज आप यहाँ पे ऐड रखनी है। द सेकंड थिंग व्हाट यू हैव टू नो हियर इज
सेकंड चीज आपको याद रखनी है कि समझो ये मेरी डबल मेम्ब्रेन कवरिंग है, तो ये मेरी इनर मेम्ब्रेन हो गई यहाँ पे, एंड आई हैव अ आउटर मेम्ब्रेन. सो यू हैव अ इनर मेम्ब्रेन, यू हैव अ आउटर मेम्ब्रेन. ओके, बीच में जो आपका यहाँ पे स्पेस है, द स्पेस इज कॉल्ड माय पेरिकार्डियल स्पेस. बीच में आपका जो स्पेस यहाँ पे होता है, द स्पेस यू हैव इन द सेंटर, दैट स्पेस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय पेरिकार्डियल स्पेस. इसको बोलूंगा यहाँ पे एज अ पेरिकार्डियल स्पेस. और पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर मुझे मिलेगा यहाँ पे कुछ देखने के लिए. सो विद इन द पेरिकार्डियल स्पेस यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ फ्लूइड. तो ये पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर मुझे यहाँ पे एक फ्लूइड देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है, एंड दैट फ्लूइड ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय पेरिकार्डियल फ्लूइड. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पेरिकार्डियल फ्लूइड, राइट. तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पेरिकार्डियल फ्लूइड, एंड दिस इज सीन इन द पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर. ये जो बीच में स्पेस था उसमें आपको ये मिलेगा देखने के लिए. अब याद रखना कि आपका जो पेरिकार्डियम है, जो पेरिकार्डियल फ्लूइड, इसका काम क्या होता है. इट वर्क्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर. इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका यहाँ पे होता है. इट वर्क्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर. इट वर्क्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर. इट वर्क्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर. तो ये शॉक को एब्जॉर्ब करने में आपकी मदद करता है. अब शॉक एब्जॉर्बर मतलब क्या होता है वो आप समझो. यहाँ पे आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, चल रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, so that creates a pressure on the heart. That is going to create a pressure on the heart. That is going to create a friction on the heart. तो वहां पे वो जो शॉक क्रिएट होता है आपके चलने से या भागने से, उसको एब्जॉर्ब करता है आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड. सो डायरेक्ट इंपैक्ट आपका हार्ट के ऊपर नहीं जाता बिकॉज ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड. सो इट वर्क्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर. ये बात याद रखना. वो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मत सोचना, बट व्हेन यू मूव अराउंड, whatever the like pressure created on the heart, that has been absorbed by the pericardial fluid. So that is what it is going to be doing over there. That's one of the role of the, ये एक रोल होता है मेरे यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड का, राइट. सो यू हैव अ आउटर मेम्ब्रेन. दिस इज द आउटर वन. दिस इज द आउटर पेरिकार्डियम, राइट, एंड दिस इज द इनर पेरिकार्डियम. ये मेरा यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन है आपका यहाँ पे, ठीक है. अब जो इनर मेम्ब्रेन आपका यहाँ पे होता है ना, उसको ही हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे एज ए एपिकार्डियम. सो मैं आपको बता दूं यहाँ पे होगा क्या. सी, योर हार्ट विल हैव 3 लेयर्स. हार्ट के अंदर आपको 3 लेयर मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए. ये 3 लेयर आपकी जो यहाँ पे आपकी होती है, दैट इज गोइंग टू बी योर एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड योर एंडोकार्डियम. ये 3 लेयर आपको मिलती है हार्ट के अंदर. सो दिस 3 लेयर्स आर इन द हार्ट. आउटर मोस्ट आपकी होती है एपिकार्डियम, बीच में आपको मिलेगी आपकी मायोकार्डियम, एंड सबसे अंदर आपको मिलता है आपको यहाँ पे एंडोकार्डियम, ठीक है. अब याद रखना जो आपकी जो आउटर मोस्ट लेयर आपकी यहाँ पे है एपिकार्डियम, दिस एपिकार्डियम इज नथिंग बट माय योर इनर पेरिकार्डियम. जो इनर लेयर आपकी यहाँ पे है ना, उसको ही हम एपिकार्डियम बोलते हैं. सो आपकी जो पेरिकार्डियम की जो 2 लेयर होती है, आउटर एंड इनर, जो इनर वाली जो आपकी यहाँ पे होती है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज एपिकार्डियम. दैट इज ओनली कॉल्ड एज माय एपिकार्डियम. वो आप यहाँ पे आगे देखोगे, यू विल सी दैट आगे वाली पिक्चर के अंदर. तो चलो हम यहाँ पे देख, इस पिक्चर में हम इसे यहाँ पे समझते हैं. सी व्हाट इज हैपनिंग. सो यू हैव द, अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका पैराइटल पेरिकार्डियम. समृति ठाकुर बताइए क्या क्वेश्चन है आपका. सर रिपीट करिए. कौन सा वाला पार्ट रिपीट करना है. सर लेयर्स ऑफ हार्ट से. कौन सा वाला. सर लेयर्स ऑफ हार्ट से. हाँ, लेयर ऑफ हार्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपके पास 3 लेयर आपके यहाँ पे होती है. सबसे बाहर की आपकी जो लेयर होती है एपिकार्डियम, जो बीच की होती है उसे हम कहते हैं मायोकार्डियम, जिसे हम फिर अंदर वाली होती है जो सबसे अंदर होती है उसे हम कहते हैं एंडोकार्डियम. अब मैं आपको पहले यहाँ पे पिक्चर दिखाता हूँ. पिक्चर को आप यहाँ पे देखो. सो यू कैन सी, समृति एंड ऑल ऑफ यू कैन सी द मायोकार्डियम, बीच वाली, और सबसे अंदर आप यहाँ से यहाँ पे देखो, लाइक ये वाला बाहर से आप अंदर की तरफ जाओ. सो बाहर से आप अंदर की तरफ आप यहाँ पे जाओगे. सो यू विल हैव द मिडल वन इज मायोकार्डियम एंड द इनर मोस्ट वन इज माय एंडोकार्डियम. अब एपिकार्डियम कहाँ पे आया, तो याद करना हमने यहाँ पे आपको क्या बताया था. हमने आपको बताया था कि आपकी जो पेरिकार्डियम की जो 2 लेयर होती है, राइट, आउटर एंड इनर, उसमें जो इनर वन वाली जो मेरी यहाँ पे होती है, इसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एपिकार्डियम. इसको ही हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ एपिकार्डियम. दैट इज वन कॉल्ड एज माय एपिकार्डियम, राइट. सो ये बात आप यहाँ पे याद रखना कि आपका यू हैव द आउटर मोस्ट लेयर एंड देन यू हैव द इनर लेयर, राइट. देखो ये जो पैराइटल पेरिकार्डियम है ना, इसको हम कहते हैं आउटर लेयर. दिस इज द आउटर लेयर. दिस इज द आउटर लेयर. और जो विसेरल पेरिकार्डियम है आपका यहाँ पे, दैट इज द इनर लेयर. दिस इज द इनर लेयर. और ये जो आपकी इनर लेयर आपकी यहाँ पे है, इसी इनर लेयर को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ एपिकार्डियम. दिस इनर लेयर ओनली इज कॉल्ड एज माय एपिकार्डियम.
right? So that is called as my epicardium. And now you have a pericardium and epicardium now you have the outer and inner layer, right? और उसके बीच में आपका यहाँ पे जो space है, that space is called as my pericardial cavity, and that cavity is going to be having the pericardial fluid. That cavity is going to be having the pericardial fluid. So that should be clear to all of you. इतनी बात आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है? तो ये चीज याद रखो, ये चीज दिमाग में बिठा लो आप यहाँ पे. What is my parietal pericardium, visceral pericardium, यहाँ पे आपका क्या होता है? And then you have pericardial cavity, and यहाँ पे आपको मिलेगा आपके यहाँ पे pericardial fluid. Okay, तो ये बात याद रखना. And you have the inner and the inner, सबसे innermost is the endocardium, और बीच में आपका यहाँ पे आ गया myocardium. तो ये है मेरे यहाँ पे 3 लेयर. These are the 3 layers of my heart. तो अगर मैं कह रहा हूँ एपिकार्डियम, तो आपने इसको लेबल कर देना है. विसरल पेरिकार्डियम जो इनर लेयर होती है उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम, राइट? So it's a very simply, you can see on the diagram, you can see all those things over here. After this, what is the significance? क्या होता है फायदा pericardial fluid का? देखना, pericardial fluid is going to behave like a shock absorber. ये आपका काम करता है as a shock absorber. उसके साथ साथ it provides a frictionless movement. दो मेम्ब्रेन के बीच में कोई फ्रिक्शन यहाँ पे वो क्रिएट होने नहीं देता. It provides a frictionless movement between the 2 pericardial membrane. Provides a frictionless movement between the 2 pericardial membrane के बीच में frictionless membrane आपका यहाँ पे वो create करता है. So ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है. So this is one thing you have to know. तो ये 2 points याद रखना about your significance of your pericardial fluid. क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. बाकी लड़कियां, जितनी भी लड़कियां हैं क्लास के अंदर, क्या आप सबको ये वाली बातें समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो पहले बार में ही बोल दिया करो ऐसे, लाइक बॉयज के लिए सेपरेटली सर पूछेंगे, हमारे लिए पूछेंगे सेपरेटली, तब बताएंगे. ये क्या लॉजिक हुआ? हाँ, समृद्धि अप्रो, ये क्या बात हुई? अच्छा, अभी तुम्हारे लिए पूछेंगे सर बाद में आराम से. रुको सब लोग रुको यार, तुम लोग मतलब परेशान करते हो फैकल्टी को. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. ठीक है, इतनी बात रखना. अब स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट तो चलो यहाँ पे आपका ठीक है. मुझे बता दो कि हार्ट आपका आता कहाँ पे? लेफ्ट में आता है, राइट में आता है? लेफ्ट. ये बात तो सही है, लेफ्ट में आता है. क्या हार्ट को मेरा रिबकेज प्रोटेक्ट करेगा नहीं करेगा? रिबकेज मेरे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है. सो रिबकेज इज समवन हु इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द हार्ट, इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द हार्ट. यस. तो अगर आप इसको चाकू मार रहे हो ना, अपने फ्रेंड को तुम चाकू मार रहे हो, तो एकदम से हार्ट में नहीं जाएगा, अटकेगा वो कहीं. कभी कहाँ पे अटकेगा? वो रिब्स पे टकराएगा, राइट? सो दैट्स व्हाट एक्चुअली हैपेंस. सो इसलिए कई बार ऐसा ही होता है कि गोली लगती है ना, तो डायरेक्ट हार्ट पे नहीं लगती, रिब्स पे टकरा के तो डिफ्लेक्ट हो जाती है वो, या लंग्स को पंचर कर देती है, या रिब्स पे अटक जाती है. सो दैट इज व्हाई इवन आफ्टर लाइक शूटिंग समवन इन द हार्ट 4-5 times, यू आर नॉट श्योर इसे गोली लगी या नहीं लगी. Okay, so that is one thing you have to know. So we'll have a ribcage, we're going to protect the heart. ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, लंग्स को कर रहा है, लीवर को भी करता है पार्शियली, एंड किडनी को भी प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. अगर आपको याद होगा तो हमने बात किया था, you have something like a cardiac notch. लंग्स के बीच में you have something like a cardiac notch, और उस cardiac notch के अंदर आपके हार्ट को हम लोग प्लेस करते हैं. Okay. Now heart will be having your 4 chambers. Human heart will have 4 chambers. You have a 2 relatively smaller upper chamber called as my arteria, and 2 larger lower chambers which are called as my ventricles. याद रखना, 2 upper chamber होते हैं आपके यहाँ पे arteria, और 2 छोटे बड़े chambers आपके यहाँ पे होते हैं नीचे के साइड पे, they are called as ventricles. So you can see the picture over here. आप पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो. You have a 2 artery and you have a 2 ventricles over here. So 2 छोटे ventricles, artery आपको मिल जाएंगे ऊपर, और नीचे आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे ventricles. अब एक बात यहाँ पे याद रखना, अगर मैं कंपेयर करूं तो वेंट्रिकल्स आर मच मोर मस्कुलर. मैं अगर कंपेयर करता हूं तो याद रखना, वेंट्रिकल्स आर मोर मस्कुलर देन आर्टरिया. राइट. सो ये बात याद रखना, वेंट्रिकल्स आर मोर मस्कुलर देन द आर्टरिया. अब एक और चीज आप यहाँ पे याद रखना कि आपके जो वेंट्रिकल्स के अंदर
वेंट्रिकल्स के अंदर यू विल बी फाइंडिंग दैट योर लेफ्ट वेंट्रिकल इज मच मोर मस्कुलर देन द राइट वन। अगर आपसे कोई पूछता है कि यार वेंट्रिकल्स में दोनों ही मस्कुलर होते हैं, उनमें से कोई एक ज्यादा मस्कुलर होता है, तो याद रखना अगर आप कंपेयर करते हो तो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है इट इज गोइंग टू बी मच मोर मस्कुलर। सो वेंट्रिकल्स के अंदर भी अगर आप देखोगे ध्यान से, देन यू विल गेट टू रियलाइज दैट लेफ्ट वेंट्रिकल is much more muscular। ये क्यों होता है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है वरुण, ये बाद में देखेंगे, अभी आपको नहीं समझना ये चीज। ओके सर। ऑब्वियसली बताऊंगा ना बेटा, ये बाद में मैं तो बाद में देखेंगे इसे पढ़ते समय। सो लेफ्ट वेंट्रिकल इज गोइंग टू बी मच मोर मस्कुलर देन द राइट वन। तो इतनी बात फिलहाल आप याद रखोगे, इसका लाइक मसल के अंदर अगर देखोगे तो एक थोड़ा ज्यादा मस्कुलर होता है, एक थोड़ा कम रहता है, तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो ओवर हियर, राइट। सो दैट इज व्हाट यू गेट टू सी इन द हार्ट। ये चीज आपको यहाँ पे दिख रही है। इसके बाद अगर आप हार्ट को ऑब्जर्व करते हो तो आपके आर्टरिया के बीच में आपको सेप्टम मिलता है। सो लेट मी शो यू ओवर हियर। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका राइट और लेफ्ट आर्टरिया है, राइट और लेफ्ट आर्टरी के बीच में आपको यहाँ पे एक थिन आपको यहाँ पे सेप्टम मिलेगा। यू कैन सी अ थिन सेगमेंट ओवर हियर। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इंटर आर्टरियल सेप्टम। तो ये भी याद रखना कि आपके दो आर्टरी के बीच में आपको यहाँ पे पार्टीशन मिल रहा है, आपको यहाँ पे देखने के लिए। यू कैन सी अ पार्टीशन ओवर हियर एंड दिस थिन पार्टीशन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय इंटर आर्टरियल सेप्टम। उसी तरीके से आपके दो वेंट्रिकल्स के बीच में भी आपको यहाँ पे सेप्टम मिल रहा है। आपके दो वेंट्रिकल्स मेरे यहाँ पे है, यू हैव अ राइट वेंट्रिकल एंड यू हैव अ लेफ्ट वेंट्रिकल ओवर हियर। इन दोनों के बीच में यू हैव अ मच मोर थिकर सेप्टम। एक काफी आपको थिक पार्टीशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो जो थिक पार्टीशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस पार्टीशन को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये बात याद रखना, यू हैव अ इंटर आर्टरियल सेप्टम एंड यू हैव अ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये दो सेप्टम आपको क्लियर कट मालूम होने चाहिए कि इनका काम क्या होता है। इनका काम मतलब कुछ यही पार्टीशन क्रिएट कर रहे हैं, इनका और कोई काम नहीं। दैट क्रिएटिंग अ पार्टीशन बिटवीन टू आर्टरिया। दो आर्टरिया के बीच जो पार्टीशन है दैट इज माय इंटर आर्टरियल, और जो दो मेरे वेंट्रिकल बीच जो मेरे यहाँ पे पार्टीशन है दैट इज माय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये चीज आपको याद रखनी है, ये सेप्टम आपको याद रखने हैं जो हार्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको एक और सेप्टम मिल जाता है आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच में। यहाँ पे हम देख लेते हैं। सो आई विल शो यू ओवर हियर। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो, बड़ी पिक्चर यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस सेप्टम। ये जो आपको लाइन दिख रही है दैट इज ऑल्सो पार्टीशन। तो ये पार्टीशन आपको क्या दिख रहा है किसके बीच में? बिटवीन द आर्टरिया एंड द वेंट्रिकल्स के बीच में। बिटवीन द आर्टरिया एंड द वेंट्रिकल्स के बीच में जो आपको पार्टीशन यहाँ पे दिखता है, इसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ये जो आपका सेप्टम यहाँ पे है, ये जो आपका सेप्टम यहाँ पे किसको डिवाइड कर रहा है? इट इज एक्चुअली बिटवीन योर आर्टरिया एंड द वेंट्रिकल्स। इट इज बिटवीन द आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स के बीच में आपको ये सेप्टम आपको मिल जाएगा। तो ये भी एक सेप्टम आपको याद रखना है। तो दीस आर द सेप्टम्स व्हिच यू जस्ट हैव टू नो। इनका आपको ऐसा नहीं कि इसका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस आपको जाना है, यू जस्ट हैव टू नो कि आपको पार्टीशन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं मिलने के लिए। So that should be clear to all of you। ये आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। This is going to be clear। ठीक है, तो इतने पार्टीशन आप यहाँ पे याद रखना, राइट। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, the artery and the ventricle on the same side are also separated by a thick fibrous tissue called as my arterioventricular septum। जो हमने अभी बात किया डार्क ग्रीन कलर का, वो यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a thin muscular wall called interarterial septum separates the right and the left arteria, whereas thick-walled interventricular septum separates my left and the right ventricle। तो इतनी कहानी आप याद रखिए, इतनी ही कहानी आज के लिए आप याद रखिए कि मेरे सेप्टम यहाँ पे मुझे मिल जाते हैं, उसके साथ साथ यू हैव योर वेंट्रिकल्स व्हिच आर गोइंग टू बी मस्कुलर। उसमें भी आपका लेफ्ट वेंट्रिकल आपका थोड़ा ज्यादा ही मस्कुलर होता है कंपेयर टू द राइट वन। Along with that, please know your heart will have 4 chambers, 2 arteria, 2 ventricles। So these are the few things which should be very much clear to you, and these are the basic things about the heart which you should know out now, right? कल जब हम लोग मिलेंगे तो इसके beyond हम लोग start करेंगे, we'll start going beyond this, right? So अब एक चीज का ध्यान रखना, कल सुबह आपका वो होगा पेपर सॉल्विंग वाला सेशन, तो आ जाना 7 बजे। That's one thing you have to do। शाम को लेक्चर होगा, ये मत सोचना कि सुबह हो गया तो शाम को कुछ नहीं है। ये चीज भी प्लीज याद रखना, ऐसा नहीं है कि शाम को आना नहीं, शाम को तो लेक्चर रहेगा, शाम को तो हम पढ़ाई करेंगे।
सुबह हम करेंगे पेपर डिस्कशन, शाम को विल बी कंटिन्यू विद द ह्यूमन हार्ट, ठीक है। सो ये चीज याद रखना। ऑलराइट देन, सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर कोई सवाल है तो पूछिए। एंड या वन मोर थिंग, मेरा पहला एक इंस्ट्रक्शन सुन लो, जितना कराया गया उतना पढ़ के आओ। अगर पढ़ के आओगे तो आगे की चीजें समझ में भी आएगी और काफी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट भी आप समझ पाओगे। लेकिन अगर आप पढ़ नहीं रहे देन आपको वो फिर बेसिक आपका क्लियर नहीं रहेगा, फाउंडेशन बनेगा नहीं, तो फिर आगे की चीजें बताने का मतलब नहीं आता फिर, लाइक इफ यू वोंट अंडरस्टैंड देम, ठीक है। और क्या होगा कि कई चीजें क्या होती है ना, फिर तुम रट्टा लगा लेते हो, समझोगे तो लंबे टाइम के लिए आ जाएगा, राइट। सो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट देन पीपल, बताइए कोई क्वेश्चन हो तो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है देन आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। हम लोग मिलेंगे वापस से सेम टाइम पे